गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखना चाहते हैं, कल हम आपसे कुछ सवाल पूछे थे मैंने, और सबसे बड़ा जो सवाल था वो था पार्डनिंग पावर के बारे में, है ना। तो हमने पूछा था कि जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल लक्ष्मीकांत से हैंडल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस पार्डनिंग पावर की बात कर रहा था मैं, वो था पार्डनिंग पावर कि जिसको डेथ सेंटेंस मिलता है। इसमें भी सभी बच्चों ने कहा है कि जिसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है उस केस में गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पार्डनिंग पावर होती है डेथ सेंटेंस वाले केस में। इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। मोस्टली बच्चों ने, जैसे अखिला, थम्पी, अंशुल, हिडन स्टार, डॉक्टर नाज, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। डॉक्टर नाज हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, देखते हैं, चैनल पे आते हैं, बहुत बढ़िया एस्पिरेंट है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने, मुझे याद है कुछ महीने पहले भी ये टॉपिक मेरे सामने आया था, तब भी इस पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। कल मैंने दोबारा से पूछा, फिर भी इसमें डाउट हुआ। तो देखिए, डॉक्टर नाज ने भी ये कमेंट किया था और ये आर्टिकल मैंने कुछ समय पहले द हिंदू में भी पढ़ा था। ये आर्टिकल एक्चुअली पिछले साल का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगस्त 4 2021 का ये है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नर्स कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग डेथ रो वंस। सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में ये कहा था कि गवर्नर उन लोगों को भी पार्डन कर सकते हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, उनकी 14 साल की सजा कवर होने से पहले ही। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लगा था। देखिए यहाँ पे सेक्शन 433A काफी ज्यादा मेंशन किया जाता है, और आर्टिकल 72 और 70 और 161 जो कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बात करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। देखिए लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज नहीं किया गया है डेफिनेटली, और हमारे देश में दोस्तों कानून सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है, ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनता है। ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का हर नया वर्डिक्ट अपने आप में ही एक कानून होता है, लॉ ऑफ लैंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लॉयर लोग हैं वो तो यही बोलते हैं, वैसे ऐसा सही भी है। सुप्रीम कोर्ट का हर नया वर्डिक्ट अपने आप में लॉ ऑफ लैंड होता है, वो हर जगह उसको माना जाता है। तो ये किस केस में बोला, क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका, और क्या ये सही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में बोला है, इसकी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ये मुझे अपने किसी लॉयर फ्रेंड से कंसल्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर नहीं है। इस स्पेशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जरूर है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो बहुत ज्यादा हल्ला हो जाता सेंटर स्टेट रिलेशन गवर्नर प्रेसिडेंट का, क्योंकि ये फिर वो फेडरल पावर और सब कुछ यहाँ पे हंगामा हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोल के निकल गया, उसके बाद में कुछ डिस्कशन हुआ नहीं, तो ये भी थोड़ा अपने आप में क्वेश्चन यहाँ पे रेज करता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला जरूर है, जिसके बारे में मुझे खुद थोड़ा कंसल्ट करने की जरूरत है। आप में से अगर कोई लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसा क्या केस था, ये क्यों बोला था, क्या इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा, थोड़ा मुझे वो जरूर बताएं। लेकिन डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज प्रेजेंटली जो प्रोविजन है वो तो यही कहते हैं कि गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस वाले केस में पार्डनिंग पावर नहीं है, चाहे वो डेथ सेंटेंस किसी स्टेट एक्ट के अंदर भी क्यों ना किया गया हो, तब भी नहीं होता है। हाँ, दूसरे केस में वो डेफिनेटली कर सकता है पार्डन। तो ये जो पूरा केस था, देखते हैं बार आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। फ्रंट पेज की एक दो न्यूज देखेंगे, बिल किस तरह से पास होते हैं वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इन द पैसिफिक, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो रिपीटेड टॉपिक है, हल्का सा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थंडरस्टॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी वाले पार्ट से। आवर जीडीपी ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग, आईएमएफ ने कहा है, तो ये पूरा क्या रीजंस बताए हैं आईएमएफ ने, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों भैया हमारी जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, वर्ल्ड ओवर जीडीपी का क्या स्टेटस है वो थोड़ा देखेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में जो है ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है बेसिकली, और इसको हम लोग तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है, सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं कही गई है। हॉस्टाइल टेक ओवर ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, और ये ट्विटर की कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग है। यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आजकल कंट्रोवर्सी में चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको ऐड कर देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछोगे तो आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में आर्टिकल ना
बहुत मजा नहीं आया। कभी कभी आर्टिकल ऐसे होते हैं ना, उनको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मजा आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। कई बार तो मैं भूल जाता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर मुझे पढ़ाना भी है, मैं खुद ही पढ़ने में तो मगन हो जाता हूँ, कई बार इस चक्कर में कई बार लेट भी हो जाता है। लेकिन आज आर्टिकल वो उतने हाई क्वालिटी और मजेदार आर्टिकल मुझे लगे नहीं। जबरदस्ती मैंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, थोड़ा देख लेंगे क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, तो एक बार बढ़ते हैं दोस्तों फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वो है पहली श्रीलंका से, महिंदा फॉर द क्लिपिंग प्रेसिडेंट पावर। श्रीलंका के अंदर यही चलता रहता है। ये महिंदा जो है ना वो बड़ा पागल आदमी है। जब ये प्रेसिडेंट था, ये महिंदा राजपक्षे, देखिए मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ इस लैंग्वेज में, क्योंकि इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि चाइना को सपोर्ट करते हैं भैया, और इंडिया के बारे में इनकी कोई खास बहुत अच्छी राय नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। महिंदा राजपक्षे, इनके जो ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर जो अभी वहां पे प्रेसिडेंट हैं, गोटाबाया जी, वो फिर भी थोड़ा सा ठीक है इंडिया को लेके, लेकिन ये तो बहुत चाइना का एकदम, ये कह सकते हो बहुत क्लोज है। खैर, तो महिंदा राजपक्षे जब प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किए, और उन्होंने प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेकिन अभी ये प्रेसिडेंट नहीं है, अभी ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब वहां पे हो हल्ला हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि देखो अपन लोग प्रेसिडेंट की पावर को कट करके प्राइम मिनिस्टर को देने वाले हैं। तो मतलब जहां जहां महिंदा राजपक्षे जी जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करेंगे, पावर खुद ले लेंगे। बेसिकली जब आप अपनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरह से मजाक उड़ाओगे, जब चाहे उसको चेंज करोगे अपने हिसाब से पावर लेने के लिए, तो भैया हालत जो होने वाली है वैसी ही होगी। तो लोग सड़कों पे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप ये जितनी गलतियां हुई हैं उनका ब्लेम लें और पावर से भैया जल्दी चले जाएं, आपसे नहीं होने वाला है बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये लोग जाने को तैयार नहीं है, तो वो सारे का सारा मामला श्रीलंका में चल रहा है। तो हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसा वहाँ का पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, तो उसके बारे में अभी आज कुछ करने को है नहीं। बाउंड बाई एश्योरेंस टू द पोर्टुगल, इंडिया ने कहा है। तो देखिए अबू सलेम के बारे में आप सबको अच्छे से जानते होंगे ना, राम गोपाल वर्मा की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी आपने, जिसमें छोटा राजन, अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, उनको लेके बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। तो एक्चुअली इनको पुर्तगाल में इनको अरेस्ट किया गया था, और पुर्तगाल के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। देखो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब ये होता है कि जब किसी क्रिमिनल को आप दूसरी कंट्री से आसाम, दोनों कंट्री के बीच में अग्रीमेंट होता है तो वो क्रिमिनल को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वैसा हमारा पोर्टुगल के साथ कुछ था नहीं। तो 25 साल पहले जब इसको लेके आए थे हम लोग पोर्टुगल से, तो पोर्टुगल ने उस टाइम कंडीशन रखी थी क्योंकि उनकी कंट्री में इनको अरेस्ट किया गया है तो उनकी कंट्री का क्रिमिनल है, तो कुछ शर्तें लगाई थी, टर्म्स एंड कंडीशन पोर्टुगल ने इंडिया के ऊपर। एक तो ये शर्त लगाई थी कि आप इसको डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, क्योंकि पोर्टुगल के अंदर डेथ सेंटेंस है नहीं। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आप इनको लंबे समय के लिए जेल में नहीं डालोगे। तो इंडिया ने उस समय लगा, देखा होता है ना, क्योंकि उस समय लेके आना था तो बोल दिया ठीक है सर हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। डेथ सेंटेंस हम लोगों ने इनको नहीं दिया, हालांकि इन भाई साहब की अगर कारनामे देखे जाएं तो इनको डेथ सेंटेंस बनता है, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रीटी के साथ बाउंड हैं जो हम लोगों ने पोर्टुगल के साथ किया, तो डेथ सेंटेंस नहीं दे पाए, लेकिन जेल में इनको जरूर डाला। तो अभी इन्होंने कुछ तरह का एप्लीकेशन लगाया होगा, तो सरकार ने उसके जवाब में कहा है कि देखो भैया हम जेल में तो आपको डालेंगे जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई अपने हिसाब से करता है और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डेथ सेंटेंस फिलहाल आपको दिया नहीं है, जैसे ही आपके 25 साल होंगे तो हो सकता है इनको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है, क्योंकि कारनामे इनके बहुत, कई बार इंडिया में इन्होंने ब्लास्ट वगैरह किए, बहुत सारे हाई प्रोफाइल जो मर्डर्स हैं उनमें इनका नाम आता है, बहुत सारे हाई प्रोफाइल जो किडनैपिंग्स होती हैं, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह में सब में इन्वॉल्व हैं। तो यही जो न्यूज़ था, और आज तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं। दिल्ली म्यूनसिपैलिटी की जो 3 ब्रांचेस थी सबको अभी अमेंडमेंट करके एक कर दिया गया है। केजरीवाल जी काफ़ी नाराज़ हैं, तो वो हंगामा यहाँ पे हो ही रहा है। एक और जो मैं आपको करवाना चाहता था थोड़ा सा, वो ये है वेरियस कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द होस्टाइल टेक ओवर। देखिए होस्टाइल का मतलब होता है कि जब सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं होती तो उसे होस्टाइल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे इस समय यूक्रेन के अंदर आप कह सकते हो होस्टाइल एनवायरनमेंट चल रहा है। तो ये पूरा मामला ये है कि भैया ट्विटर, तो आई होप मोस्टली लोग आप में से यूज नहीं करते होंगे, लेकिन ट्विटर के बारे में सबको पता ही है। ये एक माइक्रो मैसेजिंग टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग कुछ लिमिटेड वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, अपनी ओपिनियंस को लिखते हैं, फिर दुनिया उस पर रिएक्ट करती है बेसिकली। तो ये है ट्विटर। तो ट्विटर जो है एक बहुत ही फेमस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसमें क्या हुआ, इसको कुछ समय पहले, मतलब लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, तो जेफ बेजोस मुंह से निकल रहा है, जो टेस्ला के फाउंडर हैं, है ना, मिस्टर इलॉन मस्क, उन्होंने इसके अंदर जो है 10-11% के लगभग शेयर परचेज कर लिए।
तो इसका मतलब वो यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं। और जब कोई किसी कंपनी के अंदर दोस्तों मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है तो इसका मतलब डिसीजन लेने की पावर भी उसके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो उस समय बोर्ड का मेंबर बन सकता है। तो बोर्ड में वही मेंबर होते हैं जो या तो हाईएस्ट जो उनके पास शेयर होल्डिंग होती है या फिर उनको अपॉइंट किया जाता है कंपनी के द्वारा, और वो उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इलोन मस्क तो इलोन मस्क है, मोड़ी आदमी है भैया। तो इनका मन किया कि भैया मैं 10-11% में मेरा क्या होने वाला है, 10-11% में कुछ नहीं होगा, मैं इस पूरी कंपनी को ही टेक ओवर कर लूंगा। तो इन्होंने इनको ऑफर दिया 40-45 बिलियन डॉलर का इस ट्विटर को, कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और वो भी कैश में, हार्ड कैश, ऐसे नहीं भैया, हार्ड कैश में, कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये कंपनी मेरे नाम कर दो। पैसे वाला आदमी है ना भैया, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ट्विटर ने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमने बनाई है ट्विटर, इतने समय से हम इसमें काम कर रहे हैं। आप एक रात को आओगे पैसा हाथ में लेके, आप बोलोगे मुझे दे दो, तो इतने सालों की मेहनत हम आपका ऐसे ही लुटा देंगे क्या? तो इस अब यहीं पे भी सवाल उठता है। तो इलोन मस्क ने कहा कि देखो, या तो मुझे आराम से दे दो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपसे जबरदस्ती करके ले लूंगा। मतलब अगर घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो फिर उंगली मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो जो टेढ़ी उंगली है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं होस्टाइल टेक ओवर। अब आप ये समझ लीजिए, एक चीज आपको मैं समझाऊं, अगर अगर अब मान लो कोई कंपनी है, अब मान लो टाटा है, ठीक है, और टाटा जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना। तो जितने शेयर आप टाटा के खरीदते हो, मान लो आपने टाटा के जो है 1% शेयर परचेज कर लिया, तो इसका मतलब आपके पास टाटा की 1% ओनरशिप आ गई। इसका मतलब तो यही होता है ना, जितना परसेंट शेयर खरीदोगे उतनी ओनरशिप आपके पास आ जाएगी। अब ये ओपन मार्केट है, जैसे सब्जी होती है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए की सब्जी खरीदो। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप पूरी रेडी की सब्जी भी खरीद सकते हो, क्योंकि वो तो ओपन ऑफर हो गया ना सबके लिए, जितना जिसके पैसा है भैया ले लो। तो अगर कल को मान लो आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप जो है टाटा के 50% शेयर खरीदने की पोजीशन में आ गए, तो आप टाटा के 50% शेयर खरीद लोगे, आप टाटा के 50% के मालिक हो जाओगे, सीधी सी बात है ना। और जब कोई 51% का मालिक हो जाता है तो वो कंपनी पूरी तरह से उसकी हो जाती है। तो ये तो ओपन मार्केट है, सब्जी मार्केट के जैसा होता है। तो इलोन मस्क का यही कहना है। इलोन मस्क का कहना है कि देखो, या तो मैं आपको 40 बिलियन डॉलर का ऑफर दे रहा हूं, सीधा सीधा सा मुझे कंपनी पूरी की पूरी बेच दो, या फिर मैं ओपन मार्केट में, सब्जी वाली मार्केट में इसको खरीद लूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। उसको कहा जाता है होस्टाइल टेक ओवर। समझ रहे हो बात को? तो या तो आप खुशी खुशी 40 बिलियन डॉलर ले लो, मेरे नाम कंपनी कर दो, नहीं तो फिर मैं सब्जी मार्केट में जाऊंगा और आपकी कंपनी के मेजोरिटी शेयर परचेज कर लूंगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है होस्टाइल टेक ओवर। अब होस्टाइल टेक ओवर, अब ऐसा होता तो भैया अमेजोन, इलोन मस्क, टाटा, बिरला, अंबानी सभी कंपनीज को खरीद लेते। लेकिन होस्टाइल टेक ओवर के अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, वो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली बताया गया है कि कैसे ट्विटर इस होस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड कर सकता है, इलोन मस्क, ताकि उस कंपनी को ना खरीद पाए पूरी तरह से। 10-12 शेयर परसेंट आपने खरीद लिया, कोई बात नहीं, हम पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमाओ। आपका बोर्ड का मेंबर बनना है, बोर्ड का मेंबर भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन कंपनी के मालिक आपको हम लोग नहीं बनने देंगे। तो उसी के चक्कर में इन्होंने 2-4 मैकेनिज्म इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं कैसे होस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे ग्रीन मेल डिफेंस इन्होंने बताया। तो इसमें क्या होता है कि वो कंपनी जो है अपने शेयर का प्राइस बढ़ा देती है, जिससे आदमी उसका नहीं खरीदेगा। क्राउन ज्यूल डिफेंस के बारे में इन्होंने बताया है, व्हाइट नाइट डिफेंस के बारे में बताया। मतलब कोई थर्ड कंपनी, जैसे मान लो टाटा है, अब टाटा मान लो रिलायंस को खरीदना चाहती है और रिलायंस चाहती है कि टाटा उसको ना खरीदे, लेकिन टाटा के पास तो पैसा है, तो रिलायंस क्या करेगी? तो रिलायंस किसी थर्ड कंपनी के पास जा सकती है, मान लो बिरला के पास जा सकती है। तो रिलायंस बिरला को बोलेगी भैया तुम मुझे खरीद लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, टाटा को मैं नहीं दूंगा। तो बिरला जो है उसको खरीद सकता है, क्योंकि रिलायंस ने बिरला को ऑफर दिया है, क्योंकि बिरला और रिलायंस जो है वो फ्रेंडली हैं आपस में। तो इस तरह का कुछ ना कुछ चक्कर होता है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट नाइट डिफेंस। और जैसे पैकमैन डिफेंस भी यहाँ पे होता है। पैकमैन डिफेंस में और एक और बताया था इन्होंने कहीं पे, यहीं पे रीपरचेज भी होता है। तो एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो टाटा ने बिरला को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें खरीदूंगा, उल्टा बिरला ही टाटा को खरीद लेता है, उसे भी जो है ऐसा भी होता है, इसे रीपरचेजिंग बोला जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, हमारे ई पैसे के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल थोड़ा सा न्यूज में था
तो मैंने सोचा चलो इसको 5 मिनट का समय दे देते हैं। राइट, एक कोलेजियम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कोलेजियम क्या होता है। आने वाले कुछ सालों में 2025 तक इंडिया में जो कोलेजियम सिस्टम होगा उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मेंबर कौन होंगे, कोलेजियम के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। कोलेजियम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम होता है जिसके तहत हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को एक कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। वो एक बेसिकली हमारा कोलेजियम सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे ये 5 मेंबर बॉडी होती है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 इसमें जो है सीनियर मोस्ट जज होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको पता ही हैं। चलो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, आप ये बताइए कि ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाई कोर्ट के कोलेजियम के अंदर जो है कितने मेंबर होते हैं, एक तो ये बताना है और ये बताना है कि इनका काम क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का तो सबको पता है, हाई कोर्ट के कोलेजियम का क्या फंक्शन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि देखते हैं आप कितना न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ते हो, कितना आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो ये आपकी नॉलेज का टेस्ट है। ठीक है जी, और तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। हाँ ये देख सकते हैं, फिर हम लोग मेन न्यूज पे जाएंगे। टाई अप बिटवीन इंडियन फॉरेन वार्सिटीज सिंप्लीफाइड। वार्सिटी का मतलब वो दोस्तों यूनिवर्सिटी होता है, तो जब स्पेस की कमी है तो इन्होंने वार्सिटी यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें होगा क्या, इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी आपस में टाई अप कर सकती हैं और वो आपको डिग्री दे सकती हैं। अब बोलोगे कोई नया सिस्टम तो है नहीं, नहीं ये नया सिस्टम है, क्योंकि पुराने सिस्टम में क्या होता था, जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करती थी तो उस बच्चे को इंडियन कंपनी की तो डिग्री मिलती थी और फॉरेन कंपनी का यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता था, 2 डिग्रियां नहीं मिलती थी भैया। लेकिन इस बार आपको 2 डिग्रियां मिलेंगी, समझ रहे हो बात को, दोनों चीजों में फर्क है। तो वो डिग्री लेके आप दुनिया में निकलोगे तो उसकी भी मान्यता पूरी रहेगी, इंडिया वाली यूनिवर्सिटी की लेके जाओगे तो उसकी मान्यता भी पूरी रहेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, कोई भी ऐरी गैरी नत्थु गैरी जो यूनिवर्सिटी है वो टाई अप नहीं कर सकती, सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटी ही टाई अप कर सकती हैं जो कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि इंडिया में ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है यूनिवर्सिटीज को, उसमें जो है 3.01 से ज्यादा की रैंकिंग होती है, या फिर जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स होता है, या फिर जो टाइम्स हायर एजुकेशन जो रैंकिंग होती है उसके टॉप 100,000 में आती हैं, 1000 में। तो इंडिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो टॉप 1000 में आती है और जिसके साथ आप टाई अप कर रहे हो वो भी जो है टॉप 1000 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप टाई अप कर सकते हो। अब ऐसे तो इंडिया में भैया कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी टाई अप करने लगेगी, है ना, तो यहाँ पे डिग्रियां बिकने लगेंगी फालतू में, तो वो सब नहीं है, क्वालिटी का हमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये बस थोड़ा सा इसके अंदर था, और तो कुछ नया इसमें है नहीं। तो फ्रंट पेज की न्यूज थोड़ा सा इधर उधर की देख लिया हम लोगों ने, तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छे खासे बात कर चुके हैं। अभी जो नया बिल पास हुआ है इसने पुराने बिल को रिप्लेस कर दिया है, जिसका नाम था प्रिजनर्स एक्ट 1920। तो भैया 100 साल से पुराना ये एक्ट था, इसको फिलहाल रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, जो क्रिमिनल्स की जो फिजिकल और बायोलॉजिकल डिटेल है वो ली जाएंगी, है ना, जैसे रेटिना स्कैन, आइरिस स्कैन, फोटोग्राफ, फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पुराना टॉपिक है इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। होता क्या था, 1920 के रूल के तहत अगर आपको पकड़ा जाता है, अगर आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता था। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका आइरिस स्कैन, आपका रेटिना स्कैन, फोटोग्राफ, वो सब लिया जाएगा। कंट्रोवर्सी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार इसका मिसयूज़ कर सकती है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो किसकी थी, वो थी यहाँ पे जो कि हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले होते हैं। देखिए नॉर्मल क्रिमिनल का अगर आप डिटेल लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो क्रिमिनल हो गए ना। प्रॉब्लम आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले दोस्तों क्रिमिनल नहीं होते हैं, उनको सिर्फ क्राइम ना हो इसलिए उनको अरेस्ट किया जाता है। आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। उस केस में तो ओपोजिशन वाले कह रहे थे कि सरकार इसका मिसयूज करेगी, सरकार कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो मैं वो सब कर रहा हूं। तो फाइनली इसको अभी प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है और ये इंडिया में कानून बन गया है। तो फ्यूचर में कोई भी क्रिमिनल होगा तो उसकी सारी डिटेल्स ये ली जाएंगी, राइट। चलिए, तो ये जब कानून पास हुआ है तो
इंडिया में थोड़ा सा देख लेते हैं कितने तरह के कानून होते हैं, कानून होने का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए इंडिया में दोस्तों 4 तरह के कानून होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है आर्टिकल 107, 108, एक मनी बिल होता है आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल होता है आर्टिकल 117, आर्टिकल 1173 और 1। एक बार हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है आर्टिकल 368। तो ये 4 तरह के हमारे यहाँ पे बिल होते हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर पेश किए जाते हैं। चारों के केस में हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर्स अलग अलग होती हैं। किसी किसी केस में पावर इक्वल होती है दोनों की, किसी किसी केस में पावर जो है लोकसभा की ज्यादा होती है, ठीक है, किसी किसी केस में हो सकता है राज्यसभा की भी ज्यादा हो। तो ये या तो आपके लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया होगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से बिल ऐसे होते हैं जिसमें लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा होती है और कौन से में पावर इक्वल होती है। ठीक है, आप ये मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। पार्टिसिपेट करो ज्यादा से ज्यादा यार, तभी तो मजा आएगा। दिन भर व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हो, वहां पे टाइपिंग करते रहते हो, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे भी कर लो, दिमाग का यूज होगा। तो थोड़ा सा ऑर्डिनरी बिल का देख लेते हैं, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होते हैं। अब ये सब करने लगेंगे तो 3 घंटे का क्लास हो जाएगा। देखिए ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है ना, जब भी किसी भी हाउस के अंदर, मान लो लोकसभा के अंदर वो बिल पेश किया गया, तो वहां पे एक्चुअली हमारे पास 3 रीडिंग होती हैं। तो पहली रीडिंग होती है, इसमें जो मंत्री साहब होते हैं जो कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका टाइटल पढ़ा जाता है, उसका प्रिंसिपल पढ़ा जाता है, उसका एम पढ़ा जाता है। ठीक है, ये होता है सिर्फ फर्स्ट रीडिंग के अंदर। और इसको फिर जो है गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये होता है। मेन पूरा खेला होता है सेकंड रीडिंग के अंदर, यहाँ पे पूरा हंगामा होता है। और सेकंड रीडिंग के अंदर कई सारी स्टेज हो सकती हैं। देखिए 4 एक्शन लिए जा सकते हैं सेकंड रीडिंग के अंदर। पहले में तो ये होता है, इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट। मतलब पहले में आपने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड में रीडिंग में उसको आप सीधा ही वोटिंग के लिए डाल सकते हो, सीधा वोटिंग कराओ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उस बिल को आप सिलेक्ट कमेटी के अंदर भेजो। पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। हमारे पास सेलेक्ट कमेटी होती हैं जो परमानेंट कमेटी होती हैं, एक हमारे पास नॉन परमानेंट कमेटी होती है जिसे हम लोग एड हॉक कमेटी कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी के हैं होती है ना वो, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग भी हो सकती हैं, ज्वाइंट कमेटी भी हो सकती हैं। तो या तो उसको सिलेक्ट कमेटी के अंदर भेजो। सिलेक्ट कमेटी के अंदर उसी हाउस के मेंबर होते हैं। अगर लोकसभा में बिल पेश हुआ है तो लोकसभा के ही होंगे, और राज्यसभा में हुआ है तो राज्यसभा के होंगे, तो वहां भेजा जाता है। या फिर उस बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। ज्वाइंट कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। ठीक है, या फिर उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन किया जा सकता है, किसी पोर्टल पे उसको डाल दिया जाएगा और पब्लिक के ओपिनियन जो है वो मांगे जाएंगे। ये 4 तरीके यहाँ पे बेसिकली होते हैं। ज्यादातर केस में उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत सही तरीका होता है। तो ये कमेटी में जाने के बाद क्या होगा, कमेटी में जो है मेंबर होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मिलते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, चाय पानी समोसा सब पे डिस्कशन होता है अच्छा खासा। तो हर क्लोज के ऊपर थोरोली डिस्कशन होता है, हर डिटेल के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, क्लोज बाय क्लोज, आर्टिकल बाय आर्टिकल। अब सिलेक्ट कमेटी को अगर किसी आर्टिकल से प्रॉब्लम है, प्रोविजन से प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर क्या अमेंडमेंट होंगे, कौन सा प्रोविजन चेंज होगा, वो उस पर अपनी सजेशन दे सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा 15-20 महीना 2 महीना पढ़ने के बाद उसको फिर दोबारा से रिपोर्ट को वापस भेजा जाता है उसी हाउस में जहां से वो आया था। ठीक है, ये तरीके होते हैं। अब सेकंड स्टेज के बाद अगली जो स्टेज आती है दोस्तों, वो आती है कंसिडरेशन स्टेज, जहां पे जो सिलेक्ट कमेटी से आया है बिल सजेशन के साथ, उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो कंसीडर कैसे किया जाता है, या तो उसके अमेंडमेंट उन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर उनको रिजेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट कमेटी जो भी अमेंडमेंट के लिए सजेशन देती है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं। तो उसको सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। ठीक है जी, फिर आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज पे किया जाता है क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, वोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट होते हैं वहां पे उस समय हाउस के अंदर, वो लोग उसके ऊपर वोटिंग करते हैं। राइट, वोटिंग करके उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं
और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये होता है पूरा मामला। अब आपने मान लो वो पास हो गया, पास होने के बाद कहाँ जाएगा? सेकंड हाउस में जाएगा। अब लोकसभा में पास हो गया तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा के अंदर भी सेम चीजें होती हैं, पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी जैसा ऊपर हुआ था, और उस थर्ड रीडिंग के बाद राज्यसभा के अंदर भी वोटिंग होती है। अब राज्यसभा वहां पे 2-3 एक्शन ले सकता है। पहला तो वो बिल्कुल सीधा पास कर दे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि उस बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वापस उसको सजेस्ट कर सकती है, लोकसभा के पास वापस भेज सकती है। अब वो लोकसभा की मर्जी है उसको माने या ना माने। या फिर ऐसा भी हो सकता है राज्यसभा उसके ऊपर कुछ भी एक्शन ना ले, तो 6 महीने तक अगर उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसको पास ही माना जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि उसमें होता है। तो ये सारा काम होने के बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट ही माई बाप होते हैं, तो उनके सिग्नेचर के बिना तो भैया पत्ता भी नहीं हिलता है। तो प्रेसिडेंट के पास भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिल को असेंट कर सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, पास हो जाएगा, या फिर इसको विदहोल्ड कर सकते हैं, वो कह सकते हैं भैया मेरा मूड नहीं है तो मैं इसको पास नहीं कर रहा हूँ, या फिर उसको दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। उनका अगर लगता है कोई प्रोविजन में प्रॉब्लम है किसी तरीके की तो उनको बोलेंगे भाई साहब देखो इसको दोबारा से रिकंसिडर करो, अगर चेंज कर सकते हो तो कर दो, नहीं चेंज करने का मूड है तो मुझे वापस भेज दो। तो अगर वो उसको दोबारा से हाउस से वो वापस आता है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ता है। तो प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली सिर्फ सस्पेंसिव वेट होती है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है लेकिन वापस आएगा तो पास करना ही पड़ेगा। एक पॉकेट वीटो भी होती है, तो उसको टेबल पे रख के एक्चुअली भूल जाते हैं, ठीक है, उसका मूड ही नहीं है साइन करने का, तो वो रखा रहता है वहां पे हमेशा के लिए। कोई टाइम लिमिट तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं, तो उसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो ये होता है पूरे का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर जिससे हमारा बिल पास होता है। देखिए मैंने क्योंकि आपको सिर्फ 2 मिनट में करवाया है तो हो सकता है आधा प्रोविजन मैंने ऊपर नीचे गलत सलत बोल दिया होगा, लेकिन आपके लक्ष्मीकांत के अंदर से ये सारी चीजें मैंने ली हैं, लक्ष्मीकांत में आप अच्छे से पढ़ ही सकते हो। तो इस पूरे मामले से हमारा ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल है वो पास हुआ है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। तो इसका तो प्रोसीजर भैया यही है, और मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इन सब का प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, ये बस आपको पता होना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों हमारे सामने वो है चाइना सोलोमन आइलैंड। देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, सोलोमन आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। ये है जी भैया यहाँ पे सोलोमन आइलैंड, इसके एक तरफ होता है यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पे होता है जी ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका कोरल सी। कुछ कुछ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बीच में और चाइना के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत चाइना को यहाँ पे एक अच्छी खासी पावर मिल गई है, और दुनिया को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि चाइना यहाँ पे अपना नेवल बेस बना ले, जैसा उसने जिबूती के अंदर बनाया था 2017 में। हालांकि सोलोमन आइलैंड का कहना है कि उस प्रोविजन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो नेवल बेस बनाए, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो मेंशन की गई है जिसमें कहा गया है सोशल ऑर्डर। देखिए अब पता नहीं कहाँ पे लिखा होगा, लेकिन सोशल ऑर्डर, तो उस अग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाइना सोलोमन आइलैंड के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। अब ये सोशल ऑर्डर क्या है ये जो थोड़ा सा डाउटफुल है। क्या इस सोशल ऑर्डर का मतलब ये है कि चाइना वहां पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सकती है, या फिर सोशल ऑर्डर का मतलब कुछ और है, ये हमें नहीं पता, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि भैया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वैसे तो न्यूजीलैंड इस तरह के पंगे लेता नहीं है कभी, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने थोड़ी नाराजगी जताई है। तो यूएसए, यूके वगैरह वो सब काफी कंसर्न है इसको लेके, क्योंकि पैसिफिक ओशन में इस तरह से चाइना का ये पहला नेवल बेस होगा जो कि चाइना की बाउंड्री से बाहर होगा। अमेरिका के तो भैया 150-200 नेवल बेस हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। यूके के भी बहुत सारे हैं, फ्रांस के भी बहुत सारे हैं। चाइना का ये जो सेकंड होगा, पहला जिबूती में है, दूसरा ये होगा, तो इसलिए तो थोड़ा सा उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये चीज कि कोई एशियन कंट्री इस तरह से चीजें कर रही है। और इसके बारे में कुछ समय पहले एक्सप्लेनर सेक्शन भी आया था द हिंदू के न्यूज़पेपर में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो मैंने अटैच कर दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। पूरा मामला क्या है, थंडरस्टॉर्म लैंडस्लाइड्स किल 20 इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भैया बहुत गलत हुआ, और क्योंकि जैसे जैसे मानसून नज़दीक आता रहेगा वैसे वैसे खासकर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल वगैरह होता है, क्लाउड बस्ट होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो लैंडस्लाइड वगैरह के काफ़ी चांसेस होते हैं। देखिए यूपीएससी में तो ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, आपसे भी पूछ लेता हूँ, है ना। तो आपको बताना है क्या, रीजंस बताने हैं। कौन से रीजन बताने, ये बताना है कि जो लैंडस्लाइड होते हैं वो हिमालय में ज्यादा क्यों होते हैं रादर देन वेस्टर्न घाट।
और पेनिनसुलर इंडिया। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये आपका पूरे का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, एज इट इज बोल रहा हूं मैं। 11th स्टैंडर्ड के जो सेकंड एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल डिट्टो यूपीएससी ने वहीं से सवाल पूछा था, ठीक है। और अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उसको जाके जरूर पढ़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। अगर आपके पास नॉर्मल कोई आपके पास कंटेंट है अभी जो आपके दिमाग में है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो थंडरस्टॉर्म जो है वो न्यूज में है। थंडरस्टॉर्म हमारा एक ज्योग्राफी का टॉपिक भी हो जाता है। तो थंडरस्टॉर्म्स और टोर्नेडोज की जब हम लोग बात करते हैं, बेसिकली होता क्या है, थंडरस्टॉर्म में जो क्लाउड होते हैं वो बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे दिखाया था, पता नहीं आपको यहाँ से समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अलग से बता देता हूँ। देखिए थंडरस्टॉर्म में क्या रहता है, जब सरफेस का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी होता है, तो इवेपोरेशन होता है ना, हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन। तो उस इवेपोरेशन से कौन से क्लाउड बनते हैं, उससे बनते हैं हमारे क्यूमुलस क्लाउड्स और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, तो ये जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ना, काफ़ी हाई क्लाउड होते हैं और ये 10-12 किलोमीटर तक हाई जा सकते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पे जो है बहुत सारा हेल स्टॉर्म होता है, और क्योंकि नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बहुत फास्ट नीचे से जो है एयर ऊपर की तरफ चलती है, जिसे अप ड्राफ्ट कहते हैं, अप ड्राफ्ट कहते हैं। तो क्योंकि इनकी वर्टिकल हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो यहीं पे लाइटनिंग वगैरह भी होता है, क्योंकि क्लाउड के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में जो है वो अलग अलग चार्जेस हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। और क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल भी हो जाता है। तो बेसिकली यही पूरा कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म। तो स्टॉर्म मतलब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, थंडर मतलब लाइटनिंग होती है बहुत ज़्यादा, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कई तरीके का हो सकता है, कन्वेक्शनल भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया वो कन्वेक्शन का एग्जांपल है। फ्रंटल भी हो सकता है, जहाँ पे कोल्ड एयर फ्रंट और वार्म एयर फ्रंट जो है, वार्म एयर मास आपस में मिलते हैं, तो वार्म एयर मास कोल्ड के ऊपर राइज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से क्लाउड बनते हैं, वो भी हो सकता है। ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, जब माउंटेन रेंज के ऊपर मॉइस्चर वाली एयर जब राइज करती है तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये आपका रेन शेडो एरिया होता है दूसरी तरफ, है ना, जिसे लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। और जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो ज़्यादातर आपका ओरोग्राफिक टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर वाली विंड जो है वो राइज करने लगती हैं, वो सब है। जैसे वैसे भी हमें पता है कि गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं वहाँ पे, मोसिनरम, चिरापुंजी, है ना, उन प्लेसेस का आपको पता ही है। खैर, तो ये हो गया पूरा मामला। बढ़ते हैं आगे। आईएमएफ कट्स इंडियाज फोरकास्ट टू 8.2% ऑन वॉर। देखिए आप, आईएमएफ जो है वो ब्रेटन वुड्स जो है एक संस्था है। तो यहाँ पे 3 संस्थाएं बनाई गई थी ब्रेटन वुड्स के अंदर, एक था आईएमएफ और 2 कौन से थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि वैसे भी आपको जीएस पेपर 3 में ही पढ़ना रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। खैर, और ये भी बता देना भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लगे हाथ। अब आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम लोग इतनी बार कर चुके हैं ना न्यूज़पेपर एनालिसिस में, अभी मतलब आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, है ना। तो इन्होंने कहा है कि भैया इंडिया की फोरकास्ट को कम किया है। पहले इन्होंने कहा था कि इंडिया 9% से ग्रो करेगा, अभी इन्होंने इंडिया की ग्रोथ को 0.8% कम कर दिया है और कह रहे हैं कि वो 8.2% से ग्रो करेगा। देखने में काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में इतना है नहीं, क्योंकि पहले हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई थी, बेस इफेक्ट की वजह से इतना ज़्यादा नज़र आता है। ये बेस इफेक्ट की वजह से एक्चुअली ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप 2020 से कंपेयर करते हो तो 2020 के बाद तो हालत खराब हो गया ना, तो हमारा बेस लेवल ही नीचे चला गया उस वजह से। खैर, तो इन्होंने इसके रीजन क्या क्या बताए हैं, कई सारे रीजन बताए हैं। पहली बात इन्होंने ये बताया कि लोअर नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और वैसे भी हमारा एक्सपोर्ट पहले भी ज़्यादा नहीं था। इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, इंपोर्टिंग कंट्री ज़्यादा है। खैर, एक तो वो रीज़न तो है ही, दूसरा रीज़न ये भी है कि वर्ल्ड ओवर डिमांड भी नहीं है ना, तो उसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट कम है।
डोमेस्टिक डिमांड भी कम है क्योंकि पेंडेमिक वगैरह की वजह से लोगों के पास इनकम नहीं है, उनकी इनकम कम हो गई है। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई की वजह से डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं है। ऑयल प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी हो जाता है, कंजप्शन के पैटर्न चेंज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। फूड प्राइस बहुत ज़्यादा है, फ्यूल प्राइस है। फूड में तो क्या ही बताएं, नींबू की कीमत जो इस समय 15 रुपए का नींबू आ रहा है भैया, एक लेमन 15 रुपए का। तो सरकार को लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन रियल रीजन इसके पीछे क्या है कि हमारी कंट्री का 80 से 80 टू 90% जो एक्चुअली जो लेमन है वो आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर तेलंगाना महाराष्ट्र में होता है। अब हुआ ये कि पिछले साल जब नींबू की फसल होने वाली थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, इतना ज्यादा रेनफॉल हुआ। सबको पता है ना पिछली बार मानसून में क्या हुआ था, अक्टूबर तक बारिश हुआ था बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई। जब भैया फसल ही बर्बाद होगी तो सप्लाई खत्म हो गई ना। तो जब सप्लाई नहीं रहेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। इन्फ्लेशन में आपने पढ़ा होगा, दो तरह की इन्फ्लेशन होती है हमारे पास, एक होती है डिमांड पुल और एक होती है कॉस्ट पुश, है ना, कॉस्ट पुश। तो डिमांड पुल में डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। कॉस्ट पुश में क्या होता है, चीजों के प्राइस इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि पीछे से सप्लाई कम होती है, बेसिकली ये सप्लाई वाली होती है। तो इसी वजह से जो है नींबू के दाम बढ़ गए हैं। तो फूड में और फ्यूल के प्राइसेस तो क्या ही बताएं, पेट्रोल जो है 125 रुपए का बिक रहा है, वो सारी चीजें हैं। इंटरेस्ट रेट भी जो है सुप्रीम उसने आरबीआई ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई भी थोड़ा मार्केट में कम हो गया है, तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। एक्सटर्नल डिमांड वगैरह वो सब मैंने आपको बता दिया। चाइना के बारे में इसने कहा है कि चाइना जो है 2021 में 8.1% से ग्रो किया है, लेकिन इस समय चाइना अगले साल के लिए 4.4% से ग्रो करेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़े रीजंस वगैरह आपको पता होने चाहिए जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में कई बार वो आपसे पूछ सकता है इस तरह की चीज़ें। रिविजिटिंग इंडियाज फेडरलिस्ट इथोस। देखिए, इसके अलावा एक और छोटा सा हमारे पास एडिटोरियल था जो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते थे। कुछ खास उसमें वैसे तो था नहीं, बट वैसे भी आज कुछ खास वैसे भी नहीं था। क्या है देखिए, हाँ ये बोल रहे हैं जी, टाइम टू सेट प्राइस डिस्टोर्शन राइट। इनका कहना है, अजय शंकर जी हैं ये, और अजय शंकर जी वो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डीआईपीपी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो एक्सपर्ट आदमी है भैया, इतना समय इन्होंने काम किया डिपार्टमेंट में। तो इनका कहना है कि इंडिया में एक्चुअली प्राइस डिस्टोर्शन है। प्राइस डिस्टोर्शन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जितना प्राइस होना चाहिए उतना नहीं है, और जिन चीजों का प्राइस ज्यादा है उनका कम होना चाहिए। तो बेसिकली प्राइस के अंदर कुछ बैलेंस नहीं है, ये इनका बेसिकली कहना है। डिस्टोर्ट हो गए हैं प्राइस, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, क्या होना चाहिए, वो उसको डिस्टोर्शन बोलते हैं बेसिकली। तो इन्होंने कई सारी चीजें कही हैं। इन्होंने कहा है कि ओपन मार्केट जो है वो एमर्ज है। ओपन मार्केट का मतलब ये होता है कि हर चीज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करती है। सरकार का बहुत फोकस रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, तो ऐसे सरकार ने कई सारी चीजें करने की कोशिश की, लेबर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म एंड ऑल दैट। लेकिन डिस्टोर्शन तो फिर भी नहीं रुक पाया। जैसे पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग लग्जरी गुड्स या कारों वगैरह को इंपोर्ट करते थे दूसरे देशों से, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते थे, है ना। और पहले क्या होता था, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में काफी फर्क होता था। अगर आप देखो 5-7 साल पहले पेट्रोल और डीजल के रेट में 50% तक का फर्क हो सकता था, क्योंकि उस समय देश में जो डीजल से ज्यादातर क्या चलते थे, ट्रैक्टर चलते थे, ट्रक चलते थे, वो डीजल से चलते थे। लेकिन पेट्रोल से जो है प्राइवेट व्हीकल चलते थे। तो सरकार ऐसा करती थी, डीजल पे रेट कम रखती थी, क्योंकि किसानों के जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं वो भी डीजल से चलते थे, पेट्रोल के दाम ज्यादा होते थे। लेकिन आजकल दोस्तों ऐसा नहीं, क्योंकि डीजल के दाम कम होते थे, इसलिए जो एसयूवीज होती हैं और जो डीजल वाली गाड़ियां होती हैं, कंपनी वालों ने उनको बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग उनको खरीदने लगे। लेकिन आज के समय में डीजल और पेट्रोल का प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसी को कहा जाता है प्राइस डिस्टोर्शन, जो कि रियलिटी से अलग है। आज भी डीजल का ज्यादातर यूज वो सेक्शन करते हैं, या तो किसान होंगे या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है, लेकिन फिर भी सरकार ने डीजल का प्राइस काफी ज्यादा रखा हुआ है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या जीएसटी वाली है। जीएसटी में रेट कभी भी कम हो जाता है, कभी भी ज्यादा हो जाता है ना। जिसका कम होना चाहिए उसका ज्यादा हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है किसका, इसका डीजल का, पेट्रोल का एग्जांपल दिया। डीजल और पेट्रोल को जो है वो जीएसटी के से बाहर रखा गया है।
इसीलिए रखा गया है क्योंकि डीजल और पेट्रोल से स्टेट की और सेंटर की बहुत ज्यादा इनकम होती है। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल को दोस्तों जीएसटी में रखेंगे तो आपको पता है पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, ओनली 60 रुपीज पर लीटर, और आज कितना है 125 रुपीज पर लीटर। थैंक्स के वो जीएसटी से बाहर है, इसकी वजह से हो रहा है वो। तो इसी को तो बोलते हैं प्राइस डिस्टोर्शन, कि भैया जब आपने दुनिया भर की चीजें जीएसटी में रखी है तो पेट्रोल डीजल को भी रख लो, क्या दिक्कत है। एक तो ये प्राइस डिस्टोर्शन हुआ। एक चीज इन्होंने और बोली, कोल के ऊपर, जो कंपनियां कोल यूज करती हैं बिजली पैदा करने के लिए, उनके ऊपर 400 रुपए पर टन का एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है ताकि वो कोल को कम यूज करें और हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। ये बात हो गई। अब यहां से समस्या ये हुई कि इससे सरकार को रिवेन्यू तो हुआ, 40,000 करोड़ रुपया उसके लगभग उसका रिवेन्यू तो हुआ, लेकिन इन कंपनियों ने क्या किया, बिजली महंगी कर दी। अब वो दाम तो किसके ऊपर ठोकेंगे ना, वो तो कस्टमर को ट्रांसफर होगा ना। अब बिजली महंगी हो गई तो हाउस होल्ड के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। आप उसको कितना ही सब्सिडी दोगे, सब्सिडी दोगे तो सरकार के ऊपर फिर से बर्डन आएगा। तो इनका कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जब एक पॉलिसी ली उसकी वजह से किसी और चीजों के प्राइस जो है डिस्टोर्ट हो गए, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने जो एंड में सॉल्यूशन बताया है वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया क्यों इन्होंने ऐसा कहा है। इन्होंने कहा है कि सरकार को हर चीज को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है प्राइवेट को छोड़ देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर अपने आप ही टेक केयर कर लेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि देखो भैया सरकारी नौकरियां तो है नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने दो। गवर्नमेंट जॉब्स आर अ मिराज, मतलब जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो सिर्फ एक मोह माया है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो वैसे भी कम हो रहा है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट सेक्टर कम हो रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर का रेगुलेशन बढ़ रहा है, इसमें तो दिक्कतें आ रही है ना भैया। जब प्राइवेट सेक्टर का शेयर इंक्रीज हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर का करने दो ना, क्या दिक्कत है। इनका ये जो है बेसिकली यहाँ पे पूरा आर्गुमेंट है, कुछ खास वैसे नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था तो सोचा आपको भी थोड़ा बता देता हूँ। या एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल जो है वो एक्चुअली पूरा तमिलनाडु बेस्ड है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट बेस्ड है, बट इस एक स्टेट से हम लोग और स्टेट्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, खासकर सदर्न स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, खासकर केरला और तमिलनाडु, क्योंकि दोनों इस समय एक तरह की डिमांड ही कर रहे हैं। और एक्चुअली इस आर्टिकल का पर्पज ही यही है कि जो स्टालिन जी हैं वो अभी उनसे मिले थे केरला के सीएम से, और इन्होंने मीटिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। तो इनका कहना है कि इस आर्टिकल में कि सदर्न स्टेट्स वो एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली कितना भी डिफर करते हो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स कॉमन है। और वो प्रॉब्लम्स कॉमन है जिसकी वजह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम्स, वो इन्होंने यहाँ पे बताई है कि क्यों सदर्न स्टेट खासकर तमिलनाडु और सेंटर के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्या क्या रीजंस है जो इन्होंने इस आर्टिकल में दिए हैं। पहले तो कहा था इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के अंदर एक प्रोविजन हुआ करता है जिसे कहते हैं कंपनसेशन, जिसमें यह कहा गया था कि 5 सालों तक जीएसटी के लागू होने के 5 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देगी जो भी उनको रिवेन्यू लॉस होगा। और तमिलनाडु यहाँ पे एक ऐसा स्टेट है जिसको बहुत ज्यादा रिवेन्यू लॉस हुआ है। अब समस्या ये हुई कि कोविड की वजह से अब वो 2 साल में तो इनकम रही नहीं स्टेट्स की, तो वो सेंटर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। तो इन्होंने कहा कि इस कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा, इस कंपनसेशन को कम से कम आप और 5 साल एक्सटेंड करिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से नाराजगी है। ये मोस्टली हर स्टेट में है, जो बीजेपी वाले स्टेट्स हैं उनमें भी है, जो नॉन बीजेपी है उनमें तो है ही। तो एक तो इसकी वजह से, दूसरा नीट वाले एग्जाम के बारे में तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। नीट को लेकर कितना हंगामा हुआ, अभी भी हो रहा है। इवन तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली ने नीट के लिए कानून पास किया जो कि गवर्नर के पास इस समय पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वो प्रेसिडेंट को भेज ही नहीं रहे हैं रिकमेंडेशन के लिए। तो ये भी आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गवर्नर जो है वहाँ के पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के अंदर पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें सारे स्टेट के सीएम आया करते थे। तो प्लानिंग कमीशन जो भी प्रपोजल देती थी, रिपोर्ट बनाती थी, उसको यहाँ से एक्सेप्टेंस मिलता था, तब उसको लागू किया जाता था।
तो वो आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ऑल दैट। तो क्योंकि हम लोगों ने नीति आयोग को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो स्टेट्स के पास थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग पावर था, कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो हुआ करता था ना जिसमें अपने कंसर्न रख सकते थे, तो इस आर्टिकल का कहना है कि उसकी वजह से वो खत्म हो गया। कंडक्ट ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द सर्टेन स्टेट्स, तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो बीजेपी वाले स्टेट्स होते हैं उनको सेंटर जो है ज्यादा प्रोविजन पैसा देती है, जो नॉन बीजेपी स्टेट है उनको कम देती है। ये हर सरकार में होता है, हमेशा से इंडिया में होता ही आया है, तब से आज़ादी के समय से होता आता है। तो इसकी वजह से भी समस्या यहाँ पे है। और तमिलनाडु में जो है जो पेंडेमिक की वजह से वहाँ पे जो सारी चीज़ें हुई तो उनको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट थी, है ना, वो सब नहीं हो पाया। तो ये सारी समस्याएं हैं। टेंडेंसी फॉर द गवर्नर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट टू ब्रेक विद द होलोड कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन, है ना, गवर्नर की जो इंटरफेरेंस है स्टेट लेजिस्लेचर में थोड़ा सा समय से इंक्रीज हो गई है। कई सारे स्टेट्स के अंदर हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, कर्नाटका में देखा, तमिलनाडु, केरला वगैरह के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हिंदी के ऊपर फोकस किया जाता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करो एंड ऑल दैट। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है। तो हिंदी को लेके फिर से सवाल खड़े होने लगते हैं कि भैया हम लोग हिंदी को क्यों माने, है ना, इंडिया को ही और भी तो स्टेट्स है ना, तो सबको बराबर मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए एंड ऑल दैट। तो लैंग्वेज को लेके भी बहुत बड़ा इशू रहता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में गैप इंक्रीज होता चला जा रहा है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम लोग बात करते हैं तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है। ये कुछ इन आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने बताने की कोशिश की है। कोई सोल्यूशन तो वही जो पुराने वाले सोल्यूशन चल रहे हैं वही है ना, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गवर्नर को अपनी मर्यादाओं में रह के काम करना चाहिए। वही पुराने जो है सॉल्यूशन आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आर्टिकल में कुछ सॉल्यूशन वगैरह ऐसे सजेस्ट नहीं किए गए हैं। तो यही है दोस्तों, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं, जैसे कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, कुछ हम लोगों ने इसमें से ऑलरेडी कर लिए हैं। तो यही था आज के आर्टिकल के अंदर। तो लेकिन एंड करने से पहले एक तो आपने सबने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, वो आप नहीं कर रहे हो। वीडियो के व्यूज आते हैं 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार और लाइक्स आते हैं सिर्फ 150-200। यार वीडियो अच्छी तो लगती होगी, थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो ना, एक बटन ही तो क्लिक करना है। खैर दोस्तों, हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लेके आ रहे हैं 30 अप्रैल से। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वो भी जाके आप क्लिक करके ले सकते हो। एनवायरमेंट का हमारा और जियोग्राफी का दोनों का करंट अफेयर का मैराथन सेशन भी आ चुका है। उसका डॉक्यूमेंट बहुत शानदार बना हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें, पूरा वीडियो को देखें और मजा करें कि अगर आप 2020 का 2 का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत क्रूशियल है वो। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगाना है तो वो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 7 मई से लॉन्च होगा वो, ठीक है जी। 7900 रुपीज़ उसका फीस रखा गया है। हर सैटरडे को आपकी क्लास होगा और वैलिड होगा कब तक, जब तक मई 2023 का एग्जाम आपका मेंस का नहीं होता है। मैगजीन आपको दिया जाएगा, वीकली करंट अफेयर आपका कवर होगा, क्विज यहाँ पे होंगे, वीकली करंट अफेयर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, मतलब बाई चांस आपने लाइव को मिस कर दिया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो फैसिलिटी बहुत सारी है और एकदम मन लगा के काम किया जा रहा है। तो आप बेफिक्र होकर ज्वाइन करिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है किसी भी तरह की, क्योंकि इसकी मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं, क्योंकि इन पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में, इनको इम्प्लीमेंट करने में जो है मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूं टीम के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी पे ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।